बच्चे, लास्ट टाइम हमने देखा कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में कैसे पता चला, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी की और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखा। आज हम बात करेंगे इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और जो ब्रेक थ्रू था, जिसमें एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में पता चला, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पता चला और फर्स्ट टाइम बाकायदा से एक मॉडल दिया गया एटम का। एक्चुअली इससे पहले ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का थोड़ा बाद में पता चला, लेकिन ये चीज़ें उसकी मौजूदगी को शो कर रही थी। लेकिन वो कैसे उसके अंदर मौजूद होती, उनकी अरेंजमेंट क्या है। सपोज इस कमरे में बता दिया जाता है कि जी अंदर स्टूडेंट्स बैठे हों, तो वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो किसी एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, क्या वो कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, किस तरह से ये अरेंज हुए हो, इसके बारे में फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव ये था डिस्कवरी। नो डाउट उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी थे, कुछ प्रॉब्लम भी थी, लेकिन एक स्टार्ट के हवाले से ये एक बहुत पॉजिटिव जो है वो इनिशिएटिव था कि एटम के न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला। एक्चुअली 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये रिजल्ट निकाला और जिस रिजल्ट को उसने एटम के मॉडल के तौर पर बताया, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या किया गया कि एक स्क्रीन ली गई फोटोग्राफिक, इस तरह से आप ये कह लें कि एक बॉक्स टाइप, जिसमें ये आप कह लें कि एक चैम्बर टाइप या बॉक्स टाइप ये लिया गया और इसके अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड जितनी भी थी, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। किस चीज की कोटिंग की गई? जिंक सल्फाइड। आप ऐसे समझ लें जैसे ये रूम है ना, ये लिया गया और जितनी ये पेंट की हुई है, ये पेंट जिंक सल्फाइड से कर दिया जाए, छत भी, साइडें भी, नीचे भी, हर उसका इंटरनल सारे की सारी जो है ना वो कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड। क्यों की गई? बिकॉज जिंक सल्फाइड इज अ मटेरियल कि जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स आके कोलाइड करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो वहाँ फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है, वहाँ उसकी इंडिकेशन पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ आके टकराई। समझ आ गई बात? किया क्या इसने? पॉइंट एक पीस रखा, बहुत ही बारीक थिन गोल्ड, बहुत बारीक थिन का गोल्ड फॉइल, बारीक से बारीक तह जो है उसने बोली, और उसकी थिकनेस भी आपके बुक में बताई है 0.0004 सेंटीमीटर, इतनी छोटी। इसके ऊपर इसने अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स, इनकी बम्बार्टमेंट की और बहुत ही बारीक होल से, ये आप समझ लें एक बारीक सा होल था, ये लेड का बना हुआ मटेरियल का
कि जिसमें से वो गुजर गई उस होल में से, पिन होल पे, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की वो बम्बार्टमेंट की इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। और ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो रेडिएशन होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद रिजल्ट निकाला, जो ये इंटरनल कोटिंग की हुई थी उसने उस सारे को ऑब्जर्व किया, तो उसको पता चला कि कुछ रेडिएशन यहां आके टकराई, कुछ रेडिएशन इधर टकरा रही है, कुछ रेडिएशन यहां भी आ रही है। ऐसे करके उसको उस पूरी इंटरनल लाइनिंग के अंदर कुछ ऐसी रेडिएशन थी जो बिल्कुल बैक पे भी आके टकराई। अब यहां पे उसने इसका कंक्लूजन निकाला इस डाटा की बेस पे कि ऐसा कैसे हो गया। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये रेडिएशन, ये जो मटेरियल रखा हुआ है, ये रेडिएशन को गुजरने ना देता तो ये जो रेडिएशन इधर से आई है वो टकरा कर वापस आ जाती और यहां पे सिर्फ शो किया जाता, यहां पे जो इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो लाइनिंग की हुई है वहां पे उनके निशान मिलते और कहीं भी ना मिलते। या अगर वो टकराती नहीं है, उसमें से गुजर जाती है सारी की सारी, तो फिर उनके सामने इस पॉइंट पर उनके निशान मिलने थे, ठीक, अगर वो सारी की सारी गुजर जाती। लेकिन उसने ये जो हर तरफ इनके निशान मिले, इसकी बेस पे उसने कंक्लूजन ये निकाली कि इसके अंदर एक्चुअली कुछ ऐसी जगह मौजूद थी। ज्यादातर वो कहता है कि खाली जगह भी है। क्या है? खाली जगह थी। और यही वजह है कि उस हिस्से से जब गुजरी रेडिएशन तो सामने यहां पे वो चमक पैदा हुई। जब वो खाली जगह से गुजरी तो वो गुजर गई, क्योंकि उनको रास्ते में रुकावट ही नहीं है, और इस वजह से यहां पर वो निशान मिले। वो कहता है कि जो यहां पे निशान मिल रहे हैं, इसकी वजह यह है कि उनके रास्ते में कोई ऐसी जगह भी मिली है जहां उनका मैस हैवी था, और इतना हैवी था कि अल्फा पार्टिकल को वहां से टकरा के वापस आना पड़ा। जाहिर टकरा के वही चीज वापस आएगी ना जब उससे हैवी कोई चीज पड़ी हो। तो उसने कहा कि इसके अंदर कहीं कहीं कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो हैवी पार्ट रखते हैं, हैवी मैस रखते हैं, कि जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरते हैं तो वहां से वो टकरा के वापस आ रहे। फिर ये जो साइडों पे है ये क्यों है? तो उसने कहा कि एक्चुअली ये जो अंदर वो हैवी मैस है वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, स्फेरिकल है, ऐसे बॉल की तरह समझ लें। अब जब कोई चीज स्फीयर की फॉर्म में होती है, बॉल की तरह की होती है, तो जो रेडिएशन बिल्कुल यहां पे टकराएगी वो बिल्कुल वापस आएगी। लेकिन जो रेडिएशन यहां टकरा रही है वो वापस आने की बजाय वो इस डायरेक्शन में, मतलब उसका वो जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई यहां टकरा रही है, यहां पे रेडिएशन, तो वो इस तरह से जाएगी। कुछ ऐसी होंगी जो यहां टकरा के इस तरफ भी होगी कि इनके ये वाले जो बाकी पॉइंट्स बने, उसके साथ उसने ये कंक्लूड किया, ये निकाला कि एक्चुअली वो स्फीयर की फॉर्म में था, अंदर कोई मैस है, कोई ऐसी जगह है जहां मैस ज्यादा है, और उसके साथ जब वो पार्टिकल्स, जब वो रेडिएशन कोलाइड करती हैं तो वो स्कैटर होती हैं, अपने रास्ते से हटती हैं, फैलती हैं, कुछ वापस आ गई, कुछ इधर गई, कुछ उसमें से गुजर गई। इन सारे रिजल्ट को इकट्ठा करके
उसने बताया कि एटम कैसा होता है, और वो ये था, इसने कहा जी एटम के अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो एम्प्टी होता है। दूसरा उसने कहा जी उसके अंदर कोई ऐसी प्लेस होती है, कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर हैवी मैस होता है, और उस हिस्से को इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। अब इस डाटा को यूज करते हुए इसने एक मॉडल जो बताया, जो मौजूदा सोलर सिस्टम के मुताबिक है, जो हमारा प्लैनेट्स का मॉडल है कि जैसे सूरज है उसके गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इसी तरह इसने भी ये कहा कि एक्चुअली इसका एक सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर हैवी मैस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके गिर्द सर्कुलर वे में मूव कर रहे होते हैं। ये है वो मॉडल जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। हैवी मैस न्यूट्रॉन टाइप, प्रोटॉन वो दरमियान में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके बाहर वो मूव कर रहे हैं, और जब हैवी मैस से अल्फा पार्टिकल कोलाइड किए तो उनकी स्कैटरिंग हुई, वो इधर उधर गए। अब ये उस वक्त तो काफ़ी एक अच्छा मॉडल था, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था एटम क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके अरेंजमेंट है। जो उसने लॉजिक्स बताया वो भी काफ़ी हद तक ठीक थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, वो ये कि इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनकी क्या मजबूरी है। उसने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द एक वो प्लैनेट की तरह मूव करने पर मजबूर कर रही है। और अगर हम ये कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ज़ाहिर है मूवमेंट के दौरान एनर्जी तो यूज होनी, और अगर वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो कई 100 साल बाद तो ऐसा टाइम आना चाहिए कि जिसमें वो एनर्जी इतनी कम हो जाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए। थोड़े टाइम में नहीं, हम एक इंतहाई आखिर में चले जाते कि कहीं ना कहीं तो वो खत्म होगी और न्यूक्लियस में गिरेगा। और अगर न्यूक्लियस में गिरता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अगेंस्ट है बात, कि वो चीज़ खत्म हो रही, जबकि मैटर जो है वो खत्म नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता। तो ये एक मेन ऑब्जेक्शन था जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे दिया गया कि इसके मुताबिक एटम अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो ये ऑब्जेक्शन था, ये फिर बाद में जब बोहर ने इस पे मज़ीद काम किया, बोहर एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट हम देखेंगे, उसमें इन ऑब्जेक्शंस को भी दूर किया गया और मज़ीद कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई, जिससे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम मज़ीद क्लियर हुए कि एटम जो है वो किस फॉर्म में होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विद डायग्राम 4 नंबर का बना है, और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ख़ास तौर पे ऑब्जेक्शन या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये पूछा जा चुका है, बोर्ड में आ चुका है। दूसरा, इसमें ये जो प्लेट्स की कोटिंग किससे की गई, ये जो रेडिएशन का सोर्स था पोलोनियम और रेडियम, ये वाला, इसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया, चलो ठीक है, बंद कर।